देखिए सीपीसी में आपका डिक्री तथा आदेश का निष्पादन बताया जा रहा था, लेकिन याद रखिए जो घोषणात्मक डिक्री होती हैं अभी लिखवाया गया, उसके निष्पादन की आवश्यकता नहीं है। बस उसके द्वारा इस बात की घोषणा कराई जाती है कि मैं यह बात न करिए भाई, मैं यह हैसियत रखता हूँ या यह अधिकार रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, जो भी हो। और उसके निष्पादन की आवश्यकता नहीं है, केवल घोषणा कराई जाती है। ये भी हो सकता है पूछ ले इंटरव्यू में कि किस डिग्री का निष्पादन आवश्यक नहीं है, तो कौन सी डिग्री मारेंगे सारे में? आपका घोषणात्मक डिग्री। देखिए इसमें आपका सेक्शन चल रहा था, कल लिखवा जाएगा, आपका लेक्चर है भाई दिया जाए। ये 42 चल रहा था भाई, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अंतरित सीपीसी की धारा 42 चल रही थी कि अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय को क्या शक्ति होगी, ये बताया जा चुका था। और अंत में बताया गया था कि अंतरित न्यायालय डिक्री को कुर्क भी कर सकता है। इसके बाद आइए 43, यहाँ से आपका कम क्वेश्चन बनता है, लेकिन एक एक लाइन बता दिया जाए। जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहाँ के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियाँ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भारत में आपका सीपीसी का विस्तार जहाँ नहीं है, तो कहाँ कहाँ सीपीसी लागू नहीं है, तो आपका नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में। जम्मू कश्मीर राज्य में आपका अब लागू कर दी गई है और सेक्शन 1 में संशोधन करके लागू की गई है। और डेट याद रखना, लगातार बताया जा रहा है 31 अक्टूबर 2019। तो आइए आपका, तो वहाँ के डिक्री को कैसे लागू कराया जाएगा, ये आपका 43 में है। 44 भी छोड़ दीजिए। इसके बाद 44A पूछा जाता है, यानी कि अगला जो आपका अगली धारा जो आपको पढ़नी है 44A। देखिए 44 से आपका बताया गया था, कुछ को रिलेशन भी करना पड़ेगा और लिखवाते समय को रिलेशन भी हम लिखवाएंगे। लेकिन आपका जब फॉरेन कोर्ट को बताया जा रहा था, यानी कि विदेशी न्यायालय को बताया जा रहा था, या ये बताया जा रहा था कि विदेशी निर्णय को भारत में कैसे निष्पादित किया जाएगा, तो उस समय मैं बताया था। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कि इंग्लैंड के न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है और उस निर्णय को भारत में निष्पादित कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो ऐसी दशा में हमने विदेशी निर्णयों को दो वर्गों में बांटा था। एक ऐसा विदेशी निर्णय बांटा था जिसमें कि आपका व्यतिकारी राज्य क्षेत्र, यानी कि जिस देश से भारत सरकार का क्या हुआ हो समझौता, तो उसको हमने क्या कहा था, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री। और दूसरा हमने बताया था कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र से भिन्न राज्य क्षेत्र के विदेशी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री। यानी कि व्यतिकारी से हमने क्या बताया था, भिन्न बताया था। बस हल्का सा जानना, एक दो बार बताया जा चुका है। अगर व्यतिकारी राज्य क्षेत्र की डिक्री है, यानी कि जिस देश से भारत सरकार का क्या हुआ हो, अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट या करार कहिए या संविदा कहिए, सब एक ही है। अनुबंध भी भाई कहा जाता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में हिंदी में अनुबंध दिया था। तो चाहे ठहराव आए, चाहे समझौता आए, चाहे संविदा आए और चाहे अनुबंध आए, सब एक ही है। इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट और समझौता या करार को एग्रीमेंट कहते हैं और संविदा को कॉन्ट्रैक्ट।
ये चारों शब्द ये नहीं कि आप भूल जाइए कि इधर उधर। तो ऐसी दशा में आपको बताया गया था कि अगर रिसिप्रोकल या व्यतिकारी राज्य क्षेत्र, यानी कि जिन देशों से भारत सरकार का, बैठिए भाई इधर, जिन देशों से भारत सरकार का समझौता हुआ है, उस देश के अगर न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो भारत में उसे कैसे निष्पादित कराया जाएगा, इसका प्रावधान सीपीसी की धारा 44A में किया गया है। तो बहुत आसान तरीका है। एक भारत के वहाँ के जहाँ के न्यायालय ने निर्णय दिया था, वहाँ के न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति लाइए। और भारत में जिला जज के न्यायालय, किसी भी न्यायालय में नहीं, क्या बताया गया था, डीजे या जिला जज के न्यायालय में एक एप्लीकेशन दीजिए और उस एप्लीकेशन के साथ वह निर्णय की प्रमाणित कॉपी लगा दीजिए। और जिला जज उस निर्णय का निष्पादन ऐसे कराएगा मानो उसने वह निर्णय स्वयं दिया था। यानी कि जिला जज जिस प्रकार अपने निर्णय भारत में लागू कराते हैं, उसी प्रकार निर्णय को भी भारत में लागू कराएंगे। और आपका ये किस सेक्शन में है, 2 लाइन जाना है, 44 यानी कि सीपीसी की धारा में 44 है। आपका 45 भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन, ये भी छोड़ दिया जाता है भाई। भारत से बाहर डिक्रियों का निष्पादन कैसे होगा, तो देखिए 44A के तहत विदेशी न्यायालय का निर्णय था, भारत में आया था और भारत के न्यायालय ने निर्णय दिया है और इंग्लैंड या कहीं और लागू कराना है तो कैसे होगा, जैसे केंद्रीय सरकार नियम बनाए, भेजा जाएगा वहाँ, करे न करे वहाँ का न्यायालय कौन बात है, लेकिन केंद्रीय सरकार नियम बनाएगी, उस नियम के तहत आपका सब चलेगा। तो कभी पूछा नहीं गया है। हाँ, आपका 46 से पूछा जाता है। और प्रीसेप्ट्स या आज्ञा पत्र, ये टिप्पणी में भी आ चुका है, इसको बेयर एक एक शब्दों को देखना है। देखिए भाई, सेक्शन 46 से क्वेश्चन बन चुका है, सतर्क रहना है। प्रीसेप्ट्स या आपका आज्ञा पत्र, आज्ञा पत्र का पहले ये जानिए होता क्या है और आज्ञा पत्र का समय। पहले प्री के लिए 2 क्वेश्चन याद रखिए। प्रीसेप्ट्स या आज्ञा पत्र किस धारा में है, तो पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए 46। आज्ञा पत्र की अवधि कितनी होती है, वही अवधि बार बार पूछा जा रहा है। और प्री के लिए बस 2 ही लाइन बताया जाता है। प्री में आज्ञा पत्र धारा 46 और आज्ञा पत्र की अवधि कितनी, 3 मास। सही है। आज्ञा पत्र की जो अवधि होगी वह 2 मास होगी। पहले आज्ञा पत्र समझने का प्रयास करिए, तब एक एक शब्द बेर उठाया जाएगा। देखिए, आपका मेंस में भी ये टिप्पणी में क्वेश्चन आ चुका है, सतर्क रहना है। देखिए, आपका मान लीजिए एक उदाहरण पहले देखा जाए। मान लीजिए प्रयागराज न्यायालय और डिक्री पारित कर दिया और प्रयागराज के न्यायालय की डिक्री बनारस रानी है, बनारस। अभी प्रयागराज का न्यायालय डिक्री का ट्रांसफर बनारस नहीं किया है, यानी कि बनारस के न्यायालय को अभी अंतरण नहीं किया है कि बनारस का न्यायालय इस डिक्री को निष्पादित कराए। तो ऐसी दशा में यह संभव है कि जो हारने वाला पक्षकार है, अर्थात कल परसों नाम भी बताया गया, जो हारता है उसे हम क्या कहेंगे, जजमेंट डेटर या निर्णित ऋणी। ये संभव है कि हारने वाला पक्षकार
पहले से जान लिया कि प्रयागराज के न्यायालय ने हमारे खिलाफ डिक्री पारित की है और यह संभव है कि बनारस की जो मेरी संपत्ति है वह कुर्क करके बेचवा दी जाए और बेचवा के पैसा वसूल लिया जाए। तो ये संभव है कि बनारस में डिक्री अंतरित करने के पहले ही निर्णित ऋणी या हारने वाला अपनी संपत्ति का बयान कर दे, किसी को दान दे दे, पट्टा पर दे दे, बेच दे, नष्ट कर दे, ये संभव है। और बेच उच कर पैसा लेकर विजय माल्या जैसे क्या हो जाए, फरार। तो ऐसी दशा में इस कार्य को रोकने के लिए जब तक डिक्री अंतरित न हो जाए तब तक के लिए आपका प्रयागराज के न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह प्रिसेप्ट या आज्ञा पत्र जारी करे। बैठिए बैठिए, 3 लोग बैठ जाए एक पर। प्रिसेप्ट या आज्ञा पत्र जारी करे और बनारस के न्यायालय को यह निर्देशित करे कि जो आपके इलाके में निर्णित ऋणी की संपत्ति है उसे तब तक कुर्क कर लीजिए। तो जो प्रयागराज का न्यायालय कुर्की के लिए निर्देशित किया है बनारस के न्यायालय को, तो बनारस का न्यायालय उस प्रॉपर्टी को कुर्क करेगा। लेकिन कुर्क करके कितने दिन तक कुर्की प्रवृत्त रहेगी, कितने दिन तक जब्ती बनी रहेगी, तो कितने दिन तक, 2 माह। अगर प्रयागराज के न्यायालय से कोई आगे निर्देश नहीं गया तो 2 माह बाद संपत्ति कुर्की से क्या हो जाएगी, मुक्त। और अगर प्रयागराज का न्यायालय कहे कि और समय तक किए रहिए तो समय क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप लोग बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका डिक्री का अच्छे से निष्पादन कराया जाए और डिक्री का निष्पादन विफल न हो जाए डिले के कारण। इसीलिए वहाँ क्या कराया जा रहा है, कुर्क। इसी को जो ये मैं प्रावधान बताया उदाहरण से, इसी को अब बेयर एक्ट में सेट करना है, समय बढ़ाना है, समय 2 माह का लगाना है। और प्रिसेप्ट एक न्यायालय किसको जारी करेगा, दूसरे को। इसी को लीगल भाषा में आज्ञा पत्र कहा जाता है। तो कुछ नहीं तो इतना तो दिमाग में बैठ गया कि आज्ञा पत्र होता क्या है। तो जब एक बार दिमाग में बैठ गया तो अब बेयर एक्ट भी आसान हो जाएगा। देखिए भाई एक एक शब्दों को। आज्ञा पत्र पहला खंड देखिए। जब कभी डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर ठीक समझे तब वह किसी ऐसे अन्य न्यायालय को जो उस डिक्री के निष्पादन के लिए सक्षम है यह आज्ञा पत्र निकाल सकेगा कि वह निर्णित ऋणी की उसी आज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट कोई भी संपत्ति कुर्क कर ले। इसका मतलब ये हुआ कि आज्ञा पत्र आपका डिक्रीदार के आवेदन पर निकाला जाएगा। आज्ञा पत्र उसी न्यायालय के लिए निकाला जाएगा जो उस डिक्री का निष्पादन करने में क्या हो, सक्षम हो। और आज्ञा पत्र में संपत्ति का विवरण रहेगा स्पेशली, और दूसरे न्यायालय को निर्देश दिया जाएगा कि इन संपत्तियों को जो आपकी अधिकारिता में निर्णित ऋणी या हारने वाले की है उसे क्या करिए, आगे बैठिए भाई, हर जगह पीछे नहीं तो आगे बैठिए, उसे कुर्क कर लीजिए, यानी कि उसे जब्त कर लीजिए। आपका उसे कुर्क कर लिया जाए यानी कि जब्त कर लिया जाए। यही तो नियम हमने बताया। बस 1-2 नियम चेंज हुआ कि भाई आज्ञा पत्र जब जारी होगा तो डिक्रीदार के आवेदन पर, और दूसरी बात यह है कि किसी भी न्यायालय के नाम नहीं, उस न्यायालय के नाम जो डिक्री का निष्पादन करने में क्या हो, सक्षम कि अक्षम, कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो। और आपका आज्ञा पत्र में वे संपत्ति भी स्पेसिफिक लिखी जाएगी जिस संपत्ति को क्या किया जाना है, कुर्क।
तीन बातें निकली आपका। दूसरा खंड देखिए, वह न्यायालय जिसे आज्ञा पत्र भेजा जाता है, यानी कि जो हमने उदाहरण बताया, इस उदाहरण में बनारस का न्यायालय, वह न्यायालय जिसे आज्ञा पत्र भेजा जाता है, उस संपत्ति को ऐसी रीति से, रीति यानी कि मेथड, मेथड यानी कि ढंग से कुर्क करने के लिए कार्यवाही करेगा जो डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की के लिए विहित है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार डिक्री के निष्पादन में चल या अचल संपत्ति कुर्क की जाती है, यह कुर्की भी उसी प्रकार से की जाएगी। बस एक लाइन, आगे बताया जाएगा कैसे कुर्क किया जाएगा। अगला देखिए भाई, परंतु जब तक कि कुर्की की अवधि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के आदेश द्वारा बढ़ा न दी गई हो, जब कुर्की की गई है, जिस दिन कुर्की की गई उससे कितने मास से अधिक के लिए वह प्रवृत्त नहीं रहेगी, तो कितने मास? 2 मास। यानी कि अगर बनारस का न्यायालय ऐसी संपत्ति को कुर्क या अटैच या जब्त कर लिया, तो जब तक कि प्रयागराज का न्यायालय ये न कह दे कि और अधिक समय तक कुर्क रखी जाए संपत्ति, तब तक आपका बनारस का न्यायालय अधिकतम कितने दिन तक कुर्क रख सकता है संपत्ति को? तो समय रट कर जाइएगा, यही पूछा प्री में जाता है, कितने माह? 2 माह। भाई ये आपका जो समय है ज़्यादातर यही पूछा जाता है, और 2 मास रट कर जाइएगा। अगला देखिए आपका 47, अगली धारा देखिए आपका 47। आपका 47 में आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, और 47 आपका झारखंड और बिहार प्री में भी आ चुकी है, कई जगह आई है। और यहाँ से आपका बता दिया जाए, मेंस में भी लगातार क्वेश्चन बनता है। मेंस में जो मॉडल बनता है वो बता दिया जाए। बैठिए भाई, मेंस में जो मॉडल बनता है वो आपको पहले बता दिया जाए कि डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय किन प्रश्नों का अवधारण कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो 47 लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है आपका कि क्या डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री के पीछे जा सकता है कि नहीं। डिक्री के पीछे जाना का मतलब क्या डिक्री की वैधता की जांच कर सकता है कि नहीं, यानी कि डिक्री माने वैध है कि अवैध है, क्या निष्पादन न्यायालय को इस बात की जांच करने का हक है कि नहीं। सामान्यतः नहीं है, सामान्यतः नहीं है। आपका आगे बताया जाएगा कि कब जांच कर सकता है, वहीं अपवाद को अच्छे से याद रखना है। ये धारा कल बताई जाएगी भाई आपका। अगली धारा देखते हैं, थोड़ा एक दो और पॉइंट हमें खोजना है इस धारा में, तो फिर आज मैंने कल समय नहीं मिल पाया भाई थोड़ा पढ़ने का, इसलिए आपका ज़्यादातर कम पढ़ने का समय मिला। तो जो एक दो धारा थी आपका तैयार नहीं हो पाई, क्योंकि भाई देखिए लाख आदमी पढ़ा हो पहले से, पढ़ाने के पहले एक बार पढ़ता है तो उसका प्रभाव दूसरा रहता है, इसीलिए सारे भी पहले बंद कर दिया गया। जब नहीं आदमी पढ़ा है तो ज़बरदस्ती पढ़ा तो सकता है, लेकिन दो चार जो नई बातें आएंगी वो गायब हो जाएंगी। भले बंद कर दिया जाएगा कोचिंग, लेकिन भाई बिना तैयार हुए नहीं पढ़ाया जाएगा, तो बंद कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधा अधूरा पढ़ाने से कोई मतलब भी नहीं है। तो आइए अगली धाराएं छोटी छोटी धाराएं हैं, और इधर कुछ धाराएं आज निकल जाएंगी सीपीसी की। देखिए आपका 48 निश्चित हैं, 49 अंतरिति। तो अंतरिति एक उदाहरण से समझिए। 49 में आपका इक्विटी का सिद्धांत समाहित है, जो आजकल पूछा भी जा रहा है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, पूछ सकता है भाई।
49 में लिखवाते समय सिद्धांत लिखवाएंगे। और कई दिन तो बताया गया है सिद्धांत, हमें लगता है कि लगातार ये सिद्धांत चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में भी चला, आपका टीपीए में भी मिलेगा लगातार। इसके बाद आपका एसआरए की धारा 30 और 33, याद रखिए 30 और किस में 33 में चला, और फिर सीपीसी की धारा किस में आ गया 49 में। बिहार आजकल यही सब पूछ रहा है, यूपीएस और बिहार एप्लीकेशन ज़्यादा पूछ रहा है और आपका सामान्य नियम कम। ये सिद्धांत टीपीए की किस धारा में है, तो सीपीसी की धारा में है। ऐसा क्वेश्चन बिहार ज़्यादा पूछ रहा है। तो ये सारे जब भी पढ़िए तो सबके लिए पढ़िए, जो मॉडल बिहार में आए हैं, जो मॉडल आपका यूपी में आएगा, एमपी में आएगा, सबके लिए भाई चल रहा है। पहले एक उदाहरण देखा जाए तब सही रहेगा भाई, एक उदाहरण से समझिए तो अपने आप आ जाएगा। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया और कहा कि हजूर बी हमारा 1 लाख रुपया उधार लिया है और ये हमें दिलवाया जाए। तो बी जब लिखित कथन या ए के दावे का जवाब दे रहा था, उसी समय बी ने अपने डब्ल्यूएस कहा जाता है, आगे बताया जाएगा, रिटन स्टेटमेंट या लिखित कथन या प्रतिवाद पत्र भी कहा जाता है, या लिखित कथन दायर किया और लिखित कथन द्वारा ये कहा कि ये हमारा 50,000 रुपया लिया है, कि बी ने भी कहा कि ये हमारा कितना लिया है 50,000, वह दिलवाया जाए। अब मैं कल परसों बताया भाई था कि सामान्य नियम ये है कि सिविल मामलों में एक पक्षकार जीतता है और दूसरा हारता है, यानी कि एक पक्षकार डिक्री होल्डर और दूसरा पक्षकार को निर्णित ऋणी। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, कभी काल दोनों पक्षकार जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो बताइए, इसमें दोनों को जितवाइए, दोनों को हरवाइए। तो ए के पक्ष में 1 लाख की डिक्री पारित हुई, तो 1 लाख कौन जीता, ए, और हार कौन गया 1 लाख, बी ने भी तो दावा किया था कि ये हमारा कितना लिया है 50,000। तो 50,000 के लिए कौन डिक्री होल्डर हुआ, कौन जीता, बी। तो बी डिक्री होल्डर हुआ 50,000 के लिए, और निर्णित ऋणी या हारने वाला 50,000 के लिए कौन हो गया, ए। अब यानी कि दोनों जीते और दोनों क्या हुए, हारे। अब ध्यान से समझिए, ए ने एक काम किया, ए ने ये काम किया कि जो ये 1 लाख की डिक्री पाया था, उस डिक्री का ही ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर कर दिया किसको, कर दिया सी को, यानी कि सी को डिक्री दे दिया, और कुछ पैसा ले या ना ले वो अलग बात है। मान लीजिए सी को डिक्री दे दिया, या सी को ट्रांसफर या अंतरित कर दिया, और सी को सारा अधिकार दे दिया कि तुम जाकर न्यायालय के प्रक्रिया द्वारा इस डिक्री का निष्पादन कराओ, और बी से 1 लाख रुपया जो डिक्री में रकम लिखी गई है उसको क्या करो, वसूलो। तो ए ने किसको डिक्री अंतरित कर दी, सी को। अब सी किसके खिलाफ लागू कराएगा, बी के खिलाफ कराएगा, और कितना रुपया वसूल सकेगा, 1 लाख। अब यहीं आपका स्थिर करना है 49 में। अब आइए, जब अब ये है कि जब सी बी के खिलाफ इस डिक्री का निष्पादन करा रहा है, तो सी उस डिक्री का अंतरिती है, तो अंतरिती उन्हीं साम्याओं के अधीन रहेगा जिन साम्याओं के अधीन अंतरक था। तो इसमें अंतरक कौन था, ए, और अंतरिती सी। अंतरक कौन था, किसने डिक्री का ट्रांसफर किया था, ए। अंतरिती कौन हो गया, तो जो अधिकार बी को ए के विरुद्ध प्राप्त थे, धारा 49 बस इतना बताती हैं
कि बी को वे अधिकार किसके खिलाफ भी प्राप्त रहेंगे, सी के। सी ये नहीं कह सकता कि हम 1 लाख लेंगे और जो तुम 50,000 जीते हो जाकर किससे वसूलो, ए से। यानी कि बी सी के खिलाफ भी कितना का मुजरा करा सकता है, 50,000 का। और अगर सी 1 लाख लेने गया तो बी कह सकता है कि 50,000 हमारा क्या करवाया जाए माइनस, और मैं केवल कितना दूंगा, 50,000। क्या ए यह कह सकता है कि जाकर, नहीं, क्या यह सी यह कह सकता है कि जाकर आप पैसा ए से वसूलिए, नहीं। तो ये जो नियम है कि जो अंतरिती हैं, डिक्री का अंतरण में जो भी हक पाएगा वह उन्हीं साम्याओं या इक्विटी के अधीन होगा, जिस इक्विटी के अधीन आपका कौन था, अंतरक। यानी कि इसका मतलब सामान्य भाषा में एक लाइन समझिए, पी जो अधिकार ए के खिलाफ रखता था, अब वही अधिकार किसके खिलाफ रखेगा, अंतरिती या सी के खिलाफ। तो 50,000 का मुजरा होगा कि नहीं होगा, अर्थात साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, अर्थात सी 1 लाख रुपया बी से वसूले, लेकिन जो बी का हक 50,000 था वह भी देने के लिए तत्पर और क्या रहे, तैयार। इसी को भाई कहा जाता है, नए लोग समझें, साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। तो कौन सी धारा निकल गई आपका, 49। अब आइए 50 और 50 पढ़िएगा, और 52 एक साथ आपको पढ़नी है। क्या जाए, कभी काल ये टिप्पणी में बन सकता है। देखिए क्वेश्चन का मॉडल बना दिया जाए, विधिक प्रतिनिधि से आप क्या समझते हैं, बिहार में बन चुका है ये। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप क्या समझते हैं, विधिक प्रतिनिधि से आप क्या समझते हैं, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाएगा, इसका वर्णन करिए। ये क्वेश्चन मेंस में बनता है। जो प्री में बनता है आपका हेडिंग से बनता है ज़्यादा। देखिए आपका हेडिंग याद करना पड़ेगा। जो उत्तराखंड, एमपी और तमाम राज्य बना रहे हैं उसमें हेडिंग लोग गलत करके आ जा रहा है। जो हेडिंग दी गई है, जिस धारा की जो मार्जिनल नोट्स है, पार्श्व टिप्पण है, यानी कि मोटी भाषा में लिखी गई अक्षरों में, वह पार्श्व टिप्पण या मार्जिनल नोट्स कहा जाता है। ये तो जब धारा 50 और 52 पढ़िए तो दोनों का कंसेप्ट याद रखिएगा। तो पहले दोनों का भाई आपका हेडिंग देखा जाए और हेडिंग का मतलब समझा जाए, तब डिटेल में आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि धारा 211 से हम शुरू करेंगे और तब 50 डिटेल में, तब 52, तब 53, क्रम से चला जाएगा। लेकिन हेडिंग समझने का थोड़ा प्रयास करिए। धारा 50 कब लागू होगी और 52, यानी कि कब सेक्शन 50 लागू होगा और कब सेक्शन 52 लागू होगा, स्टेज का अंतर है, मैं बता दूं। लेकिन एक लाइन ये याद रखिए कि विधिक प्रतिनिधि मृतक के ऋणों के लिए, यानी कि मृतक के उधारों के लिए उस सीमा तक ही दायी होगा जिस सीमा तक वह मृतक की संपत्ति पाया। उस सीमा से
अधिक सीमा तक वह उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे ए पिता था, ए मुकदमे में हार गया, उसका पुत्र बी था और ए हारा था 1 लाख, और बी जब पिताजी मर गए तो बी पिता की संपत्ति पाया 50,000 की। तो बताइए बी किस सीमा तक उत्तरदायी होगा, 50,000 तक की 1 लाख तक? यानी कि विधिक प्रतिनिधि किस सीमा तक उत्तरदायी होगा? एक लाइन याद रखिए, जिस सीमा तक वह मृतक के माने संपत्ति को क्या किया है, पाया है, उसका व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता। विधिक प्रतिनिधि के खिलाफ जो डिक्री निष्पादित की जाएगी तो विधिक प्रतिनिधि को गिरफ्तार करके, याद रखिए, जेल नहीं भेजा जा सकता। संपत्ति कुर्क हो सकती है लेकिन जेल नहीं। यानी कि पिताजी के खिलाफ डिक्री पारित हुई, पिताजी मर गए तो क्या पुत्र को जेल भेज दिया जाएगा? पैसा नहीं देता, नहीं, विधिक प्रतिनिधि को जेल नहीं भेजा जाएगा। देखिए आपका हेडिंग पहले समझिए भाई, तब तो डिटेल में चला जाए। धारा 50 आपका विधिक प्रतिनिधि हेडिंग ही है। विधिक प्रतिनिधि धारा 50 और धारा 52 देखिए हेडिंग, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन। अब दोनों में अंतर क्या है? फिर एक बार देखिए, विधिक प्रतिनिधि कहाँ है तो धारा 50, और शब्द चेंज कर दे कि विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन, तो आपका धारा 52। इसका मतलब थोड़ा एक एक लाइन समझिए, एक उदाहरण से समझिए भाई। पहले सेक्शन आपका 50 देखा जाए। ए और बी में मुकदमा चल रहा था। ए ने बी से बी के खिलाफ दावा किया था कि जो बी हमारा 1 रुपया उधार लिया है इसे हमें दिलवाया जाए। मुकदमे में निर्णय भी आ गया, डिक्री भी पारित हो गई, ए विजयी हुआ यानी कि ए जीता, यानी कि डिक्री होल्डर आज्ञाप्तिधारी गया बी, तो बी का क्या नाम दिया जाएगा? निर्णित ऋणी। अब ए बी से न्यायिक प्रक्रिया के तहत 1 लाख रुपया वसूलेगा। तो ऐसी दशा में समय बताया गया था कि ए कितने वर्ष के अंदर डिक्री का निष्पादन करा सकेगा? 12 साल। अब ए 1-2 माह बैठा रहा मान लीजिए, उसके बाद भी सोच रहा था क्या करें, हो सकता है बी दे दे, या तब तक क्या हुआ कि बी को हार्ट अटैक आ गया और बी मर गया। यानी समस्या गंभीर हो गई। खिलाफ डिक्री पारित की गई थी वह क्या हो गया? मर गया, और डिक्री का निष्पादन या तो पूरी तरह नहीं हो पाया था या कुछ भाग हुआ था। यानी कि ये भी संभव है कि बी से 50,000 रुपया ए वसूल लिया था और 50,000 रुपया अभी क्या हो बाकी, या ये भी हो सकता है कि ए अभी 1 पाई भी बी से वसूल नहीं कर पाया और तब तक बी क्या हो गया? मर गया। अब दिमाग स्थिर करके यही पॉइंट समझना है। धारा 50 कब लागू होगी? जब प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री पारित की गई हो कि प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि के खिलाफ। तो विधिक प्रतिनिधि के खिलाफ नहीं, किसके विरुद्ध में डिक्री पारित की गई है? प्रतिवादी यानी कि बी। लेकिन डिक्री के लागू कराने के पहले ही जो प्रतिवादी अर्थात निर्णित ऋणी था उसकी क्या हो जाती है? डेथ। तो अब आप लोग बताइए, जब बी मर गया, अब 1 लाख रुपया ए का वैसे ही पड़ा है, तो आपका बी की जगह पर कौन जिम्मेदार होगा? अर्थात ए किसके विरुद्ध डिक्री को निष्पादित कराएगा? तो ऐसे निर्णित ऋणी के आपका विधिक प्रतिनिधि या लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
तो विधिक प्रतिनिधि मान लीजिए बी का पुत्र बना लिया जाए, कौन सा? सी। अब आप बताइए सी की जिम्मेदारी क्या होगी? सी किस सीमा तक बी के दायित्वों का निर्वहन करेगा या बी के ऋणों के लिए उत्तरदायी होगा? तो बार बार बताया जा रहा है सी केवल उस सीमा तक उत्तरदायी होगा जिस सीमा तक वह ऐसे मृतक की क्या पाया हो? संपत्ति। तो अभी उदाहरण बताया गया कि पुत्र ने मृतक की कितनी संपत्ति पाई हो? 50,000। तो सी से कितना ए वसूल सकता है? केवल 50,000, 1 लाख नहीं, क्योंकि विधिक प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता। सतर्क होकर ये जानना है कि जो डिक्री पारित की गई है वह विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रतिवादी के विरुद्ध, लेकिन डिक्री के निष्पादन के पहले ही कौन मर जाता है? निर्णित ऋणी, यानी कि जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई थी। तो अब किसके खिलाफ डिक्री लागू कराई जाएगी? तो उसके विधिक प्रतिनिधियों के खिलाफ। अब धारा 52 कब लागू होगी? तो 52 का नियम देखिए भाई आप, फिर कब लागू होगी ध्यान से समझ। कि हम मुकदमा अभी चल रहा था कि पारित नहीं पेंडेंसी है, मुकदमा अभी क्या है? न्यायालय में पेंडिंग। अब मुकदमा किसमें किसमें लड़ा जाएगा बताइए? तो ए तथा सी। अब तत्पश्चात ए जीता और सी क्या हो गया? अब बताइए जो डिक्री धारा 52 में पारित की जा रही है वह प्रतिवादी के खिलाफ की गई कि प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि के खिलाफ? हाँ, प्रतिवादी के विधिक माने सी के खिलाफ। तो तुरंत याद रखना धारा 50 कब लागू होगी? जब डायरेक्ट डिक्री किसके विरुद्ध पारित की गई? बी। और धारा 52 कब लागू होगी? जब डिक्री किसके विरुद्ध पारित की गई हो? हाँ, प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि। भाई अब कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो सेक्शन उठाया जाए भाई, आपका कंसेप्ट जरूरी है। तो विधिक प्रतिनिधि दे तो आपका 50 और विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन हेडिंग दे तो धारा 52। ये कम से कम दिमाग में बैठा रही है। अब आइए इसको शुरुआत किया जाए भाई बैरक से। विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा सीपीसी की धारा 211 में दी गई है। किस धारा में? 211 में। विधिक प्रतिनिधि कौन होता है? तो जो मृतक की संपत्ति का विधि की दृष्टि में आपका कह सकते हैं उत्तराधिकारी हो या जो विधि की दृष्टि में हकदार हैं वह होता है। जो मृतक की संपत्ति में दखलंदाजी करे, दखलंदाजी माने हस्ताक्षेप करे, तो हस्ताक्षेप करा दिया जाए। एक दो मान लीजिए ए एक व्यक्ति था और बी को वसीयत लिखा था और ए मर गया, तो क्या ए का विधिक प्रतिनिधि बी माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा, क्योंकि वह संपत्ति में दखलंदाजी करता है और क्या लेकर करता है? वसीयत। या आपका टीपीए में पढ़ा जाता है 127 128 टीपीए की धारा में आपका सर्वस्व आदाता, सुने होंगे पुराने लोग,
यूनिवर्सल डोनी सर्वस्व आदाता भी विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। और विधिक प्रतिनिधि का विधिक प्रतिनिधि, तो आइए एक देखा जब तीसरा जो पॉइंट है विधिक प्रतिनिधि का विधिक प्रतिनिधि। देखिए ये एक व्यक्ति था, ये मर गया और इसकी संपत्ति के पक्ष में गई, तो बी ए का क्या माना जाएगा? विधिक प्रतिनिधि। अब आइए सी के पक्ष में लिखी थी, तो सी उस संपत्ति में दखलंदाजी करता है, तो क्या सी ए का विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये न कह दीजिएगा कि पुत्र नहीं है, अभी हम बता रहे हैं उसको। और तीसरा विधिक प्रतिनिधि का विधिक प्रतिनिधि माने विधिक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि, यानी कि बी ए का विधिक प्रतिनिधि कौन निकला? बी। और बी का पुत्र मान लीजिए सी है, नहीं डी बना लिया जाए। तो ये जो बी का पुत्र डी है, क्या ए का विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? विधिक प्रतिनिधि जो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये ब्लड या गोत्र या जाति से रिलेटेड नहीं होता, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। दिमाग में बैठाए रहिए। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वह किससे संबंधित होगा? संपत्ति से संसर्गी या प्रॉपर्टी में प्रिवी होता है कि ब्लड से? ब्लड से न मार दीजिएगा, ब्लड से नहीं, किससे? प्रॉपर्टी से। यानी कि एक के मरने के बाद एक की संपत्ति जो जो व्यक्ति पाएंगे या जो जो व्यक्ति एक की संपत्ति में दखलंदाजी करेंगे, भले उनके पुत्र हो या न हो, उन्हीं को विधिक प्रतिनिधि माना जाए। ये क्वेश्चन आ चुका है कि विधिक प्रतिनिधि किससे रिलेटेड होता है? संपत्ति से। आपका दे देगा रक्त से, दे देगा सपिंड से, दे देगा सगोत्र से, तो क्या मार कर आएंगे? सगोत्र रक्त ना मार दीजिएगा, क्या मार कर आएंगे? प्रॉपर्टी। यानी कि एक के मरने के बाद एक की संपत्ति का जो व्यक्ति उत्तराधिकारी होगा या हकदार होगा, वही व्यक्ति एक का क्या माना जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। चाहे वह पुत्र हो या न हो, चाहे वसीयत वाला हो, उससे भी मतलब नहीं है, और चाहे सब कुछ किसको क्या कर दिया गया हो? दान, यानी कि सर्वस्व आदाता। इतना बताने का मतलब एक लाइन में हुआ कि विधिक प्रतिनिधि शरीर से नहीं जुड़ा रहता, बल्कि किससे प्रिवी, किससे संसर्गी, किससे संबंधित, किससे कोरिलेट होता है? प्रॉपर्टी। ये पूछा जा चुका है, सतर्क रहिए। अब विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कैसे होगा? इसके लिए अभी हमने दो धाराएं बताई, कौन? धारा 50 और कौन सी? 52। ये सामान्य बातें तो भाई बता ही दी गई है। बैरक धारा 50 निकालिए भाई। देखिए पहला क्लास क्या कहता है? जहां डिक्री के पूर्णतः तुष्ट किए जाने से पहले, फिर वहाँ आया कि जहाँ डिक्री के पूर्णतः तुष्ट किए जाने से पहले, यानी कि फिर उदाहरण में याद रखिएगा, ए बी के खिलाफ 1 लाख रुपया जीता था, अभी ए वसूल नहीं पाया, पूरा पैसा वसूल नहीं पाया, तब तक हो क्या जाता है? बी मर जाता है। तो उसी को देखिए, तुष्ट से पहले मतलब कि अभी वसूली नहीं हो पाई है, उसको ना है तो लिख लिए। तुष्टि से पहले का मतलब क्या? अभी ए वसूल नहीं पाया। देखिए जहां डिक्री के पूर्णतः तुष्ट किए जाने से पहले निर्णित ऋणी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उदाहरण में किसको मार दिया जाए? बी को। वहां डिक्री का धारक डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में एप्लीकेशन कर सकेगा कि वह उसका निष्पादन मृतक के
विधिक प्रतिनिधि के खिलाफ किया जाए तो जो जीता है न्यायालय में एप्लीकेशन दे कि हारने वाला तो मर गया, अब इस डिक्री का निष्पादन उस निर्णय तिरणी के किसके विरुद्ध कराया जाए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि। कौन सा खंड हो गया? 1। दूसरा देखिए, जहां डिक्री ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती हैं वहां वह मृतक की संपत्ति के उस परिणाम तक ही दायी होगा जितने परिणाम तक वह संपत्ति उसके हाथ में आई है। तो ये तो लगातार बताया जा रहा है कि मृतक का विधिक प्रतिनिधि मृतक के ऋणों के लिए कहाँ तक दायी होगा, तो केवल उस सीमा तक दायी होगा जिस सीमा तक मृतक की संपत्ति उसके हाथ में आई हो। हाथ में आई हो इसका मतलब नहीं कि हाथ में आई हो, हाथ में आई हो मतलब कि वह क्या किया हो, पाया हो। जैसे कि आपका एक और इसी के तर्ज पर पूछा गया था, एक बार एविडेंस में पूछा गया था भाई, जैसे कि एविडेंस में ये दो क्वेश्चन बने हैं ऐसे ऐसे ही, हाथ में आई हो उसका भावार्थ निकालना, ये नहीं कि आपका हाथ में आई हो मैंने वह पाया हो, ये नहीं कि हाथ में रख लिया। जैसे कि भावार्थ जो निकाला जाता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के क्लाज 5 पर हम गौर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज को देखा था और उस दस्तावेज के बारे में वह आकर जुबानी यानी कि मुख से बोलकर गवाही दे तो उसके साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा और दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा। कौन सा? द्वितीयक। अब यहाँ पूछा जाता है कि पढ़ा माने वह दस्तावेज को देखा था, तो देखा था का मतलब क्या हुआ? पढ़ा था कैसे ही देख लिया था? भाई पढ़ा था, देखा था मतलब क्या? यहाँ अटैक कर सकते हैं कि ये तो अक्षर, ये तो इसको पढ़ने ही नहीं आता तो पढ़ेगा कहाँ से? भाई ये अंगूठा ठीक है, एक अक्षर आता ही नहीं तो पढ़ेगा कहाँ से? इसी प्रकार 159 में एविडेंस में बनता है ऐसा ही क्वेश्चन, स्मृति ताज़ा करना, मेमोरी रिफ्रेश करना। तो मेमोरी कौन रिफ्रेश कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? तो क्या कोई अनपढ़ व्यक्ति क्या अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है? नहीं, क्योंकि मेमोरी वही रिफ्रेश कर सकता है जो या तो दस्तावेज को लिखा हो या लिखा न हो तो पढ़ा हो, और अनपढ़ व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता तो मेमोरी कहाँ से रिफ्रेश करेगा? तो उसी प्रकार यहाँ जो हाथ में आई हैं मतलब कि वह पाया है, ये नहीं कि कह दीजिएगा हाथ में आई है, लिया नहीं, वो नहीं कि पाया। अगला शब्द देखिए भाई, और सम्यक रूप से बयानित न कर दी गई हो और डिक्री निष्पादन करने वाला न्यायालय ऐसा दायित्व अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या डिक्रीदार के आवेदन पर ऐसे लेखाओं को जो वह न्यायालय ठीक समझे पेश करने के लिए विधिक प्रतिनिधि को विवश कर सकेगा। तो फिर नियम समझिए, विधिक प्रतिनिधि उस सीमा तक उत्तरदायी होगा जिस सीमा तक वह मृतक की संपत्ति पाया है, यानी कि उसके हाथ में आई है। लेकिन एक दो और आपका है कि अगर विधिक प्रतिनिधि ने मृतक की संपत्ति का जितना हिस्सा सम्यक रूप से उचित रूप से व्यय कर दिया है तो अब उतना हिस्सा माइनस कर दिया जाएगा। और लेकिन न्यायालय चाहे तो स्वप्रेरणा से यानी कि अपनी इच्छा से या डिक्रीदार के आवेदन पर विधिक प्रतिनिधि को कह सकता है कि हिसाब किताब क्या करो, अकाउंट न्यायालय में पेश करो, मैं देखूंगा कि क्या तुम उचित व्यय किए हो कि नहीं। तो भाई आपका मुस्लिम विधि में भी यही नियम है। एक नियम समझिए, अलग जाकर हल इसको समझाना पड़ेगा उचित व्यय क्या है। देखिए आपका जो कफन दफन का आपका जो खर्चा होता है
वह उचित व्यय माना जाता है। चाहे हिंदू ला हो या मुस्लिम ला हो, अगर विधिक प्रतिनिधि ने अपने मने पूर्वज के, आपका या मृतक के दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कहिए या इत्यादि में खर्चा किया है, वह खर्चा माइनस किया जाएगा और ये माना जाएगा कि वह संपत्ति विधिक प्रतिनिधि के हाथ में नहीं है। लेकिन न्यायालय मांग सकता है कि बताओ कितना खर्चा किए तुम कफन दफन इत्यादि पर। मुस्लिम विधि में भी यही नियम है। जब उत्तराधिकार मुस्लिम विधि में खुलता है तो ऐसी दशा में जो मृतक की प्रॉपर्टी होगी उससे पहले कुछ चीज़ें निकाली जाएंगी। उसका कफन दफन यानी कि अंतिम संस्कार में लगे खर्चे निकाले जाएंगे। अगर वह उधार लिया है तो वो निकाला जाएगा और उसके बाद जो बचेगा उत्तराधिकारियों में कुरान के नियमों के अनुसार बंटवारा किया जाएगा। ये यहाँ भी नियम है कि जो खर्चा लगा है क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार धारा 50 समाप्त हो गई। अब रेस्ट ले लीजिए, तब 10 मिनट बाद ही इंग्लिश चलेगी, क्योंकि आज थोड़ा हल्का फुल्का बहुत लंबा लंबा क्लास नहीं चल पाएगा। अभी 10 मिनट इंग्लिश चलेगी भाई। कल भी अभी लेक्चर चलेगा भाई, परसों लिखवाया जाएगा, क्योंकि लिखवाने वाला कल भी सीपीसी में लेक्चर ही चलेगा।